हे गाइस, गुड इवनिंग। तो गाइस, ये विजन की 15 दिसंबर की डेली करंट अफेयर्स की मैगजीन है। तो कल थोड़ा बिजी थी इसलिए मैगजीन नहीं लेके आ पाई, बट अभी फिलहाल हम ये शुरू करते हैं आज की फर्स्ट न्यूज़। दैट इज द WTO डिस्प्यूट पैनल रूल्स अगेंस्ट द इंडिया शुगर एक्सपोर्ट सब्सिडीज। फाइन। तो इंडिया, जैसे हम शुगर एक्सपोर्ट करते हैं तो हमारी गवर्नमेंट क्या होती है, जो लोग शुगर एक्सपोर्ट करते हैं उनको कुछ सब्सिडीज देते हैं, ठीक है, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट कर सके। तो WTO ने क्या करा है, इसमें इंडिया के अगेंस्ट क्या किया है, फिर वो किया है, मतलब कि डिसीजन किया है। फाइन। तो अभी जरा हम पढ़ते हैं इसमें क्या है। ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील और गुटेमाला इन्होंने कंप्लेंट की थी। ये इन्होंने बोला कि जो इंडिया डोमेस्टिक सपोर्ट प्रोवाइड करता है अपने शुगर केन के प्रोड्यूसर्स को, वो बहुत ज़्यादा करता है, मतलब जितनी लिमिट है उससे एक्सेस में क्या करता है इंडिया, क्या करता है, प्रोवाइड करता है सपोर्ट, ठीक है। जो मतलब कि WTO ने अगर सब्सिडी 10% अलाउड की गई है तो आप उससे ज़्यादा नहीं कर सकते, लेकिन इंडिया ऐसा करता है। और ये किसका बोला गया है, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील और गुटेमाला ने, ठीक है। और इंडिया ने ऑलरेडी क्या है, शुगर मिल्स को एक्सपोर्ट सब्सिडीज प्रोहिबिट की हुई है, ठीक है। एज अ रिजल्ट पैनल ने बोला है कि इंडिया क्या कर रहा है, इनकंसिस्टेंटली, मतलब कि बार बार क्या कर रहा है, जो एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर के ऊपर जो भी कंडीशंस है, ऑब्लिगेशन है, उनको वायलेट कर रहा है, ठीक है। एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर का मतलब क्या है, इसमें क्या होता है, हम कोई भी अपनी कंट्री अपने फार्मर्स को, अपने प्रोड्यूसर्स को डोमेस्टिक सपोर्ट पहुंचाने के लिए कुछ कमिटमेंट्स प्रोवाइड करती है टू रिड्यूस सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन इन एरियाज ऑफ डोमेस्टिक सपोर्ट, एक्सपोर्ट सब्सिडीज एंड मार्केट एक्सेस, ठीक है। मतलब कि इंडिया का माल है, उसको अगर एक्सपोर्ट करना है कहीं पे, या अपने लोकल फार्मर्स को, प्रोड्यूसर्स को सपोर्ट देना है, तो उसके लिए क्या करती है, सपोर्ट करती है, ठीक है। तो एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर बताता है कि आप कितना कर सकते हो, वो लिमिट तय करता है। डोमेस्टिक सपोर्ट तो शुगर केन प्रोवाइडर्स को दी जाती है, वो हम किस तौर पे देते हैं, जैसे FRP या फिर स्टेट एडवाइस प्राइसेस, स्टेट लेवल इंसेंटिव होते हैं। FRP में मतलब ये होता है कि जो शुगर केन प्रोड्यूस करते हैं उनको आप मिनिमम प्राइस देते हो, जैसे MSP के होता है। भाई जो स्टेट एडवाइजरी प्राइस होता है वो थोड़ा सा FRP से ज़्यादा होते हैं, जो मेनली स्टेट्स देती हैं, ठीक है। इंडिया के जो एक्सपोर्ट सब्सिडीज है शुगर केन प्रोड्यूसर्स में, उसमें क्या क्या इंक्लूड है, एक प्रोडक्शन असिस्टेंस स्कीम है, बफर स्टॉक स्कीम है, एंड मार्केटिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन स्कीम है। इस रिस्पॉन्स में इंडिया ने बोला कि हम जो सपोर्ट देते हैं वो मेनली हम स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को देते हैं, और जो WTO के कमिटमेंट के अकॉर्डिंग है, ठीक है। तो इंडिया ने अपना आंसरेबल हुआ, इंडिया ने बोला कि ऐसा नहीं है कि हम कुछ ऐसा काम कर रहे हैं, हम सपोर्ट में काम कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि हम सिर्फ स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को ही देते हैं, ठीक है। इसके अलावा क्या है, जो एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर ने बोला कि जो डोमेस्टिक सपोर्ट है उसको हमें जितना मिनिमम लेवल रखा हुआ है उसको एक्सीड नहीं करना चाहिए। ऑलरेडी आपको बता चुकी, डेवलप्ड कंट्रीज अपनी सिर्फ 5% सब्सिडी दे सकते हैं, और जबकि डेवलपिंग कंट्री जैसे इंडिया वो 10% दे सकते हैं। इससे पहले आपको पता हो कि राइस पे भी सब्सिडी इंडिया ने ज़्यादा दी थी, तब ये न्यूज़ में आया था। इसके अलावा एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर एंड एग्रीमेंट ऑन सब्सिडीज एंड काउंटर वेलिंग मेजर्स में भी जो WTO मेंबर्स हैं, जो एक्सपोर्ट सब्सिडीज फ्रॉम WTO मेंबर्स आर प्रोहिबिटेड ऑन अ नंबर ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, मतलब कि कुछ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पे तो आप एक्सपोर्ट सब्सिडीज नहीं दे सकते। नेक्स्ट न्यूज़ है, RBI अनवील्स प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क फॉर NBFCs इफेक्टिव अक्टूबर 2022। तो गाइस, ये जो हमारी न्यूज़ इकोनॉमी में कवर होगी, देखो क्या होता है, किसी भी NBFC हो गया, बैंक हो गया, तो अगर उनका NPA ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसको एड्रेस करने के लिए हम क्या करते हैं, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क लेके आते हैं, ठीक है। अभी क्या है, ये मूव कब आया है, मतलब ये फ्रेमवर्क बनाने की बात कब की गई है, जब जो लार्ज नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज हैं, जैसे IL&FS, DHFL, SCRI ग्रुप या रिलायंस कैपिटल, वो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल ट्रबल फेस कर रहे हैं ओवर द लास्ट फ्यू ईयर। NBFCs वो एंटिटीज होती हैं जिनको हम कुछ बैंक जैसी या फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करती है, लेकिन इनके पास बैंक का लाइसेंस नहीं होता। PC जो फ्रेमवर्क होता है वो क्या करता है, जो NBFCs का सुपरविजन होता है उनको स्ट्रेंथन करता है, और सेगमेंट्स के साथ भी उनको अच्छे से इंटरकनेक्ट करता है, जो मतलब कि किस कैश से जो NBFCs है और फाइनेंशियल सिस्टम के साथ कनेक्ट हो सके, तो उनको और स्ट्रेंथन करता है। इसके अलावा ये इनेबल करता है सुपरवाइजरी इंटरवेंशन एट अप्रोप्रिएट टाइम, मतलब कि कब उसे जरूरी है अब देखना है। जैसे माँ बाप बच्चों को छोड़ देते हैं, जो करना है करो, लेकिन माँ बाप को भी पता होता है कि हाँ यार अब हमें ध्यान देना है, तो वही काम करता है कि ये देखता है कि कब मुझे इनको देखने की जरूरत है, एंड रिक्वायर द सुपरवाइज एंटिटी टू इनिशिएट द रेमीडियल मेजर्स, और अगर उसको लगता है कि हाँ भाई अब वो बोर्ड उससे निकल रहा है तो उसको रेमेडी प्रोवाइड करता है इन अ टाइमली मैनर सो एज टू रिस्टोर दिट्स फाइनेंशियल हेल्थ, ठीक है। RBI ने इंट्रोड्यूस किया था PCS शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स के लिए 2002 में। RBI करता है 3 इंडिकेटर से ट्रैक करता है
कि किस पर्टिकुलर बैंक की कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो कितनी है, टायर 1 रेशियो कितनी है और नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स कितनी है, इंक्लूडिंग नॉन परफॉर्मिंग इन्वेस्टमेंट। देखो अभी आप थोड़ा सा खुद पढ़ना कि क्या होता है, काफ़ी बार हमने ऑलरेडी बता रखा है। टायर 1 देखो, कैपिटल टू रिस्क वेटेड रेशियो क्या होता है, मतलब आपके 100 रुपये आपके पास है और आपके 100 रुपये में से 80 रुपये क्या है, रिस्क पे है, तो ये आपकी हो जाएगी कैपिटल टू रिस्क वेटेड है। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स क्या होता है, जो आपने 3 महीने के बाद अगर आपने प्रिंसिपल अमाउंट भी नहीं दिया ना इंटरेस्ट अमाउंट दिया, तो अपने आप जो पैसा होता है वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट में पहुंच जाता है। ठीक है, टायर 1 क्या होता है, बैंक की हाईएस्ट क्वालिटी कैपिटल होती है बिकॉज इट इज फुली अवेलेबल टू कवर लॉसेस। सपोज करो आपके 1000 रुपये क्या हो गया, आपको 1000 रुपये का लूज हो गया, लेकिन आपके पास अलग से 1000 रुपये पड़े हैं, तो वो हाई क्वालिटी कैपिटल होता है बिकॉज ये आपका लॉस को कवर कर देगी। या आपने कहीं इंश्योरेंस करा रखा है, जैसे एक्टिवा का एक्सीडेंट हो गया या कार का एक्सीडेंट हो गया, तो उस पर इंश्योरेंस आ जाता है, तो वो एक तरह का क्या करते हैं, तो उस लॉस को कवर कर देते हैं। तो ये उस तरह की हाई क्वालिटी कैपिटल होती है। अगर इन 3 रिस्क थ्रेशोल्ड्स में कहीं भी ब्रीच हो रहा है, इसका मतलब क्या है, वहाँ पे अगर इन तीनों में कुछ भी खराब हो रहा है तो वहाँ पे ये प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन प्लान लग जाएगा। ये रेस्ट्रिक्शंस विड्रॉ कर दी जाएगी अगर ऐसा कोई रिस्क नहीं है इन 3 में से। ठीक है, मतलब 4 कॉन्टिन्यूस क्वार्टर देखा जाएंगे, मतलब कि 3 महीने का क्वार्टर होता है, तो उस 4 कॉन्टिन्यूस क्वार्टर में अगर आपकी फाइनेंशियल हेल्थ बिल्कुल सही है उस पर्टिकुलर बैंक की, तो पी से रेस्ट्रिक्शंस को विड्रॉ कर दी जाएगी। जैसे हम क्या करते हैं, किसी बीमारी को डिक्लेयर करते हैं कि हाँ अब इसमें हमारे देश में पोलियो फ्री हो गया या मलेरिया फ्री हो गया, वो हम कब डिक्लेयर करते हैं, अगर लगातार 3 साल तक कोई केस ना हो। ये नहीं कि 1 महीने तक नहीं आया देन ये वो हो गया, ऐसा नहीं होता। फाइन, तो आप ये देख सकते हो पीसी के लिए क्या थ्रेशोल्ड है, वैसे आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, 3 रिस्क थ्रेशोल्ड होता है। फाइन, नेक्स्ट न्यूज है, सुप्रीम कोर्ट अलाउ सेंटर टू वाइडन 3 चार धाम हाईवेज। तो 4 धाम हाईवेज ये हमारा आर्ट एंड कल्चर में भी जाएगा, इकोनॉमी में भी जाएगा। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर में सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि गवर्नमेंट क्या करेगी, 3 हाईवेज को ब्रॉड करेगी, 1-2 लेन्स को 4 लेन बना देगी, और इसको क्रूशियल कंसीडर किया जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा, सो दैट वहाँ पे ट्रूप्स को भी हम क्या कर सके, फॉर क्विक ट्रूप बिल्डअप अलोंग द इंडो चाइना बॉर्डर। फाइन, 4 धाम पता होगा आपको, बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ किया है कि सेंटर रोड्स कंस्ट्रक्ट करेगा विद 10 मीटर टार सर्विसेज। पहले इतना मीटर रोड बननी थी वाइड, और अब इतना वाइड की बात करी जा रही है 10 मीटर। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए एक ओवरसाइट कमेटी भी बनाई है, जिसको चेयर किया जाएगा बाय जस्टिस AK सिकरी, जो क्या करेंगे, कुछ रेमीडियल मेजर्स को इंप्लीमेंट करेंगे, जो भी सुप्रीम कोर्ट की हाई पावर कमेटी द्वारा रिकमेंड किया जाएगा। 3 नेशनल हाईवे बने जाएंगे, एक तो ऋषिकेश टू माना, दूसरा बनाया जाएगा ऋषिकेश टू गंगोत्री, और तीसरा बनाएगा टनकपुर टू पिथौरागढ़। और ये एक तरह का स्ट्रेटेजिक रोड होगी जो इंडो चाइना बॉर्डर के लिए भी मतलब कि जाती है। ये पार्ट है 4 धाम हाईवे प्रोजेक्ट का, जिसमें हम ऑल वेदर कनेक्टिविटी भी प्रोवाइड करेंगे टू 4 सेक्रेड टाउन्स उत्तराखंड के, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ एंड बद्रीनाथ। 2018 में जो 4 धाम हाईवे प्लान था, उसको एक NGO के द्वारा चैलेंज किया गया था कि मतलब कि अब इससे क्या होगा, हिमालय की इकोलॉजी पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि आप क्या करोगे, अगर आपको रोड चोरी करने तो आप वहाँ के पहाड़ तोड़ोगे, और पहाड़ तोड़ोगे तो इसका मतलब क्या, हम नेचुरल जो हमारा एनवायरनमेंट है उसके साथ हम क्या कर रहे हैं, खेल कर रहे हैं। फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने हाई पावर कमेटी फॉर्म करी थी अंडर एनवायरमेंटलिस्ट रवि चोपड़ा, जिन्होंने 2 रिपोर्ट सबमिट करी थी आफ्टर मेंबर्स डिसएग्रीड ऑन द आइडियल विड्थ फॉर हिल रोड्स। फाइन, फिर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल करी और बोला कि डबल लेन रोड हम बना सकते हैं जिसका ब्रॉड 10 मीटर हो। फाइन, तो आई होप आपको पता चल जाएगा। आप देख सकते हो कैसे मतलब कि कौन कौन से हाईवेज बनेंगे। ठीक है, जैसे अभी हमने बोला दिल्ली टू ऋषिकेश, एक तो जाएगा ऋषिकेश टू यमुनोत्री, है ना, हमने भी पढ़ा है ना ये, ऋषिकेश टू माना, ऋषिकेश टू गंगोत्री, ऋषिकेश टू पिथौरागढ़। तो आप देख सकते हो अगर आपको पिथौरागढ़ जाना है तो रुद्रप्रयाग आएगा, जोशीमठ आएगा। ठीक है, और जोशीमठ के इधर ही आता है अपना बद्रीनाथ, सॉरी माना विलेज बद्रीनाथ। फाइन, नेक्स्ट न्यूज पढ़ते हैं अपनी, स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स लैंड एंड वाटर रिसोर्सेज फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर रिपोर्ट रिलीज बाय द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। अगेन गाइस, जो माइन्यूज एनवायरमेंट में कवर होगी, रिपोर्ट का एम है कि हमने ये देखना है टू टेक स्टॉक ऑफ इम्प्लीकेशन फॉर एग्रीकल्चर एंड रिकमेंड सोल्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग द कंबाइंड रोल ऑफ लैंड एंड वाटर इन द ग्लोबल फूड सिस्टम। मतलब कि जो भी हमारा फूड प्रोड्यूस होता है, इसमें लैंड और वाटर दोनों का कंबाइंड रोल क्या है। ठीक है, और उसके लिए कुछ सॉल्यूशंस हमें रिकमेंड करने हैं। फाइंडिंग्स क्या है,
देखो फाइंडिंग उन्होंने बोला है कि जो मोस्ट प्रेशर है वर्ल्ड के लैंड पे, सोइल पे या वाटर सोर्स पे जो प्रेशर है वो बेसिकली एग्रीकल्चर जाता है। और क्लाइमेट चेंज की वजह से इवेपोर ट्रांसपिरेशन इंक्रीज हो रहा है। इवेपोर ट्रांसपिरेशन का मतलब क्या होता है कि जो सोइल की खुद की नमी है वो ज़्यादा जा रही है, और जो वाटर प्लांट्स हैं वो भी अपना वाटर ज़्यादा तेजी से लूज कर रहे हैं। ठीक है, तो क्लाइमेट चेंज इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज इवेपोर ट्रांसपिरेशन, और जो रेनफॉल कितना डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए क्वांटिटी उसको भी रिड्यूस कर रहा है, जिसकी वजह से लैंड और क्रॉप की सुटेबिलिटी में चेंजेस आएंगे, रिवर के रन ऑफ और ग्राउंड वाटर रिचार्ज में भी वैरी आएगा। ऑलमोस्ट थर्ड ऑफ अ रेनफेड क्रॉपलैंड और नियरली अ हाफ ऑफ इरिगेटेड लैंड वो ह्यूमन की वजह से लैंड डिग्रेड हो रहा है। इसमें से जो 60% इरिगेटेड एरियाज हैं वो डिग्रेड हो रहे हैं नॉर्थर्न अफ्रीका में, साउथ एशिया और मिडल ईस्ट और वेस्टर्न एशिया में। और जो लार्ज स्केल कमर्शियल होल्डिंग्स हैं वो एग्रीकल्चर लैंड उसको डोमिनेट कर रहे हैं। मतलब कि एक तो आप एग्रीकल्चर कर रहे हो किसके लिए, जो आप क्रॉप कंज्यूम कर, एक कुछ कमर्शियल भी कर रहे हो ना, जैसे कॉटन हो गया, तंबाकू हो गया, ये सब। तो मेनली जो एग्रीकल्चर अभी भी जा रहा है लैंड वो मेनली कमर्शियल की वजह से जा रहा है, जिसमें कंसंट्रेटिंग मेनी मिलियन ऑफ स्मॉल होल्डर्स इन सबसिस्टेंस फार्मिंग ऑन द लैंड सस्पेक्टिकल टू द डिग्रेडेशन एंड वाटर स्कैर्सिटी। इसके अलावा अगर आप एग्रीकल्चर लैंड अवेलेबिलिटी देखो पर कैपिटा फॉर क्रॉप्स एंड एनिमल हस्बेंड्री, वो 2000 से 2017 में डिक्लाइन हुआ है 20% टू 0.19 हेक्टर पर कैपिटा इन 2017। फाइन, रिकमेंडेशन क्या है कि हमें और ज़्यादा इंक्लूसिव और मतलब सस्टेनेबल बनाना एग्रीकल्चर को, जो लैंड और वाटर को हम अडेप्टिव बना सके, मतलब कि कम लैंड में एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सके, कम वाटर वो कंज्यूम करे। इंटीग्रेटेड सॉल्यूशंस को हमें क्या करना है, इम्प्लीमेंट करना है, इंक्लूड करना है क्लाइमेट स्मार्ट लैंड मैनेजमेंट, जो दैट हम सोइल और वाटर प्रोसेस में जो वेरिएशन हो रहा है उसको हम बचा सके, प्रिवेंट कर सके। नेक्स्ट न्यूज़ है यूरोपियन यूनियन लॉ मेकर्स ओके ऑनलाइन कंटेंट रूल्स फॉर द टेक जायंट्स। ठीक है, तो ये जो हमारी न्यूज़ है ये हमारी कहीं ना कहीं किसमें जाएगी, इंटरनल सिक्योरिटी में। देखो ये जो रूल्स होंगे वो क्या करेंगे, कुछ जो जियान टेक्निकल कंपनीज है, जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जैसे फेसबुक, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजोन, एप्पल, उन पे कुछ मेजर रेस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं टू हैंडल कंटेंट। मतलब जो भी गूगल पे आपको कितना कंटेंट मिल जाएगा तो उन पे कुछ रेस्ट्रिक्शन बना सकता है। और इन न्यू रूल्स के जो प्रोविजंस होंगे उनमें मेनली ये होगा, इट विल कंटेन टारगेटिंग एड्स टू माइनर्स, बैन ऑन डार्क पैटर्न दैट रिस्ट्रिक्ट्स used by companies to influence users to do things that they don't intend to। ठीक है, अभी क्या है, काफ़ी लोग क्या है हैविली रिलाई है, मतलब इन टेक कंपनीज पे लोग भी और बिजनेसेस पे बहुत ज़्यादा रिलाई है, जिसकी वजह से नंबर ऑफ इश्यूज इमर्ज हो रहे हैं ऑन द फंक्शनिंग ऑफ दीज जायंट टेक जायंट्स। जैसे प्राइवेसी का इशू आ रहा है, सेफ्टी का ट्रस्ट नहीं है, विद पावर इनफ टू शेप यूजर्स परसेप्शन। मतलब कि देखो टेक जो इतनी कंपनी उन्होंने जितना प्रोग्रेस करना था कर लिया, लेकिन अब क्या आ रहा है, अब आ रही है इशू प्राइवेसी का, सेफ्टी का। तो इस वजह से क्या है उनके कुछ स्टेप लेने होंगे। ठीक है, टेकिंग लीड इन द नेशनल एफर्ट्स टू रिक्लेम ऑनलाइन स्पेस, तो यूरोपियन यूनियन ने इंट्रोड्यूस किया है 2 मेजर रूल्स फॉर ट्रांसपेरेंट, एक सेकेंड यार, सो यूरोपियन यूनियन ने इंट्रोड्यूस किया 2 मेजर रूल्स, सीज दैट आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल बना सकते हो। डिजिटल सर्विसेज एक्ट, सो दैट आप सेफर डिजिटल स्पेस बना सको, जिसमें आप क्या करोगे, यूजर्स के फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट कर सकते हो, और इन टेक कंपनीज को और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल बना सकते हो टेक कंटेंट के लिए। मतलब अगर उस पर्टिकुलर साइट पे आपको कोड कंटेंट मिल रहा है दैट इट्स वही साइट रिस्पॉन्सिबल होगी। डिजिटल मार्केट एक्ट बनाया टू क्लैम्प डाउन ऑन टेक जायंट्स, डब्ड डिजिटल गेटकीपर्स, और एक लेवल प्लेइंग फील्ड एस्टैब्लिश किया टू फोस्टर द इनोवेशन, ग्रोथ एंड कॉम्पिटिटिवनेस। इंडिया में क्या इनिशिएटिव लिए गए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड आया था 2021 में, ओपन नेटवर्क फॉर द डिजिटल कॉमर्स। फाइन, नेक्स्ट न्यूज़ है गाइडलाइंस फॉर सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज डिसइन्वेस्टमेंट रिलीज बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो गाइस ये जो हमारी न्यूज़ इकोनॉमी में कवर होगी, देखो गाइडलाइंस का एम क्या है, जो नॉन स्ट्रेटेजिक, हमने उस दिन पढ़ा था, देखो हम 2 सेक्टर होते हैं हमारे, स्ट्रेटेजिक सेक्टर होता है, नॉन स्ट्रेटेजिक सेक्टर। स्ट्रेटेजिक सेक्टर वो होते हैं जो बहुत ज़्यादा हमारी इकोनॉमी के लिए जरूरी है, सिक्योरिटी के लिए जरूरी है। तो अभी बात की जा रही है कि किस तरह से हम अपने जो सेंट्रल पब्लिक सेक्टर में जो यूनिट्स हैं उनको, जो नॉन स्ट्रेटेजिक है, उनको किस तरह प्राइवेट कर सकते हैं या मर्ज कर सकते हैं, ठीक है, या सब्सिडाइज कर सकते हैं। तो उनकी क्या गाइडलाइंस है वो निकाली गई हैं टू इम्प्लीमेंट न्यू PSC पॉलिसी। फाइन,
की प्रोविजंस क्या है, इसमें जो डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज है वो सबसे पहले इन कंपनीज को आइडेंटिफाई करेगा कि किसको हमें प्राइवेटाइज करना चाहिए, क्लोज करना चाहिए इन नॉन स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स, और फिर एक नोट बना के कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स को देगा और वो अप्रूव करेगी। अगर एक बार इस कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने अप्रूव कर दिया तो उस कंपनी से रिलेटेड जो डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसेस है उसको कंप्लीट करना होगा विद इन द 7 मंथ। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब यही होता है कि जो गवर्नमेंट है वो अपने शेयर्स घटा रही है, मतलब 51% मिनिमम रखेगी लेकिन घटा रही है। फाइन। डिसइन्वेस्टमेंट टिपिकल रेफर्स टू सेलिंग or liquidating an asset or subsidiary either as a strategic move for raising resources. It also refers to divestment or divestiture. मेन ऑब्जेक्टिव ये कि गवर्नमेंट पे जो फाइनेंशियल बर्डन है उस पर्टिकुलर कंपनी का उसको रिड्यूस करना और मार्केट में कंपटीशन को इंट्रोड्यूस करना और ओनरशिप को और एनकरेज करना, प्राइवेट ओनरशिप को। तीन बेस्ड ऑन द परसेंटेज ऑफ स्टेक शेयर, तीन तरह की होती है इंडस्ट्री। एक होता है माइनॉरिटी डिसइन्वेस्टमेंट, स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट, कंप्लीट डिसइन्वेस्टमेंट। माइनॉरिटी डिसइन्वेस्टमेंट में क्या होता है, गवर्नमेंट मेजोरिटी स्टेक रखती है, मेजोरिटी शेयर रखती है मोर देन 51%, जैसे ओएनजीसी का, और मैनेजमेंट भी पूरा होता है। स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट में क्या करती है, गवर्नमेंट 50 या 50 से ज़्यादा पोर्शन को बेच देती है अलोंग विद, और अपना मैनेजमेंट कंट्रोल भी ट्रांसफर कर देती है, जैसे बीपीसीएल को किया हुआ। कंप्लीट डिसइन्वेस्टमेंट करती है जब 100% जो कंपनी का कंट्रोल होता है वो हम बायर को दे देते हैं, जो दे दिया, ठीक है। एग्जांपल एयर इंडिया। अब न्यू पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज पॉलिसी क्या है, ये फरवरी 2021 में नोटिफाई हुई थी आत्मनिर्भर भारत में, जिसमें न्यू पॉलिसी में क्लासीफाई किया गया था सीपीएससी को स्ट्रेटेजिक और नॉन स्ट्रेटेजिक में, जिसमें हमने कुछ सर्टेन सीपीएससी को एग्जाम्प्ट किया था जो विच आर नॉट फॉर प्रॉफिट और वल्नरेबल और वीकर सेक्शन को सपोर्ट करती है। फाइन, चलो आगे बढ़ते हैं हम छोटी छोटी न्यूज़ पे। सबसे पहला है होलसेल प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन। अभी क्या है, डब्ल्यूपी इन्फ्लेशन देखा गया नवंबर में 14.2% हाई हुआ, और वो किसकी वजह से हुआ, ड्यू टू द मिनरल फ्यूल एंड पावर एज वेल एज ऑयल एंड गैस प्राइस। ये रिफ्लेक्ट करता है होलसेल लेवल पे कितने गुड्स के प्राइस को फ्लक्चुएट हो रहा है, दैट इज फैक्ट्री लेवल पे, मतलब जहाँ से बन के निकलती है चीज़। ये सर्विसेज का प्राइस कंसीडर नहीं करता, ये आपको पता होना चाहिए। ये ओनली बेसिक प्राइस को कंसीडर करता है और इसके अंदर टैक्सेस, डिस्काउंट, ट्रांसपोर्ट और अदर चार्जेस इंक्लूड नहीं होते। होलसेल प्राइस में 697 कमोडिटीज को हम कंसीडर करते हैं, और वो 3 ग्रुप्स में क्लासीफाई है, प्राइमरी आर्टिकल्स, फ्यूल एंड पावर, और तीसरा मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट। किसके द्वारा रिलीज किया जाता है ये होलसेल प्राइस इंडेक्स, वी, मैं ऐसे याद रखती हूँ गाइस, WE हम, ठीक है। ई से क्या है, इकोनॉमिक एडवाइजर इन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। डे से अभी तक को लिया है 2011-12, 2017 में इसको रिवाइज किया था। नेक्स्ट है डिस्क्लोज ऑफ इंग्रेडिएंट्स इन फूड आइटम। दिल्ली हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया है मैन्युफैक्चरर्स को कि आप अपने फूड आर्टिकल में कितने इंग्रेडिएंट डालते हो उन सभी की कंप्लीट लिस्ट को डिस्क्लोज करो। प्रेजेंटली फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड रेगुलेशंस ने कुछ मैन्युफैक्चरर का एग्जाम्प्ट किया हुआ है कि वो डिक्लेरेशन नहीं दे सकते इफ कंपाउंड इंग्रेडिएंट इज एनी फूड आर्टिकल इज लेस देन 5%। मतलब कि आपने देखा होगा अगर आप चिप्स का पैकेट रखते हो तो उसके पीछे इंग्रेडिएंट लिखा होता है, लेकिन वो सभी इंग्रेडिएंट्स नहीं लिखते। अगर वो इंग्रेडिएंट किसी ने 5% से कम मात्रा में लिखा हुआ है, मतलब उसमें डाला हुआ है, तो वो उसको ना भी लिखे तो चलेगा। हाई कोर्ट ने ऑब्जर्व किया है, देखो अगर उन्होंने बोला है कि दैट दिस लेट्स वर डिसिट बाय सच द फूड बिजनेस ऑपरेटर ऑफ द पब्लिक एट लार्ज, particularly those who wish to profess strict vegetarianism. Fine. Next है Log4Shell. Log4Shell is being touted as one of the worst cyber security flaws to have been discovered. तो आपको ये पता होना चाहिए है क्या, ये एक्चुअली में साइबर सिक्योरिटी फ्लो है। ये vulnerability है which is based on an open source logging library used in most application by enterprises and even government. मतलब अगर एक तरह का लाइब्रेरी है जिसको यूज़ किया जाता है बाय डिफरेंट गवर्नमेंट एजेंसीज एंड द इंडस्ट्री। इसके थ्रू क्या हो सकता है, जो हैकर्स हैं इस ऐप का एक्सेस भी ले सकते हैं, और मतलब एक तरह का मालवेयर है, फाइन, और आपकी चीज़ों को चोरी कर सकता है। नेक्स्ट है IISc भोपाल डेवलप्स इजी प्रोसेस टू प्रोड्यूस सिल्वर नैनो मटेरियल। सिल्वर जो कि एक नैनो साइज पार्टिकल प्रेजेंट होता है, इसका एक एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज अच्छी होते हैं। ये जो नैनो पार्टिकल्स होते हैं ये एक सिंगलेट ऑक्सीजन स्पीसीज को जनरेट करते हैं जो सेलुलर स्ट्रेस को एलिवेट करता है, और कंसिक्वेंटली क्या करता है, माइक्रोब्स के जो सेल मेम्ब्रेन होता है उनको ब्रेक कर देता है। इसकी वजह से प्रोटीन्स को होता है वो लीक होते हैं फ्रॉम द सेल्स और उनको मार देता है। ये रिसर्चर्स ने क्या सिल्वर नाइट्रेट को ट्रीट किया है विद द अमीनो एसिड टू प्रोड्यूस द नैनो मटेरियल्स ऑफ द सिल्वर। टायरोसिन एक कहाँ पे पाया जाता है, इट्स प्रेजेंट इन मेनी फूड आइटम्स इंक्लूडिंग मीट, डेयरी, नट्स एंड बीन्स।
भू परीक्षक, ये क्या एक सोइल टेस्टिंग डिवाइस है जिसको डेवलप किया किसके द्वारा, IIT कानपुर के द्वारा, जो सोइल की हेल्थ को डिटेक्ट कर सकता है सिर्फ 90 सेकंड में, और ये मोबाइल ऐप को यूज़ करता है। ये क्या करेगा, देखो इससे हेल्प क्या मिलेगी, जो लंबी प्रोसेस है जिसमें हम सोइल हेल्थ कार्ड्स को अब वेट करते हैं तो उससे छुटकारा मिलेगा। रैपिड अप सोइल टेस्टिंग डिवाइस है जो फार्मर्स को असिस्ट करेगा इन ऑब्टेन द सोइल हेल्थ पैरामीटर्स विद, और कितना फर्टिलाइजर आपको डालना चाहिए उसको भी रिकमेंड करेगा। 6 सोइल पैरामीटर से डिटेक्ट कर सकता है कि उस पर्टिकुलर सोइल में नाइट्रोजन कंटेंट कितना, फॉस्फोरस, पोटेशियम, ऑर्गेनिक कार्बन, क्ले कंटेंट एंड कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी। फाइन, नेक्स्ट पढ़ते हैं हम अपना शून्य लेबलिंग फॉर द नेट जीरो एनर्जी बिल्डिंग। देखो रिसेंटली क्या है, शून्य प्रोग्राम फॉर नेट जीरो एनर्जी बिल्डिंग और एंड नेट पॉजिटिव एनर्जी बिल्डिंग को लॉन्च किया गया है। ये एक तरह की हाईली एफिशिएंट बिल्डिंग होगी जिनकी डिमांड बहुत कम होगी, एनर्जी डिमांड बेस्ड ऑन एनर्जी परफॉर्मेंस इंडेक्स, जो टोटल एनर्जी कंज्यूम होती है बिल्डिंग में एक साल में ओवर अ ईयर डिवाइड बाय टोटल बिल्डअप एरिया द बिल्डिंग हैव। देखो मतलब कि एक बिल्डिंग कितना एनर्जी कंज्यूम कर रही है, देखो अगर तो वो उसकी एनर्जी परफॉर्मेंस इंडेक्स 0 से 10 के बीच में होगा तब उसको शून्य लेबल मिलेगा, और अगर लेस देन 0 हुआ देन इट विल अवॉर्डेड बाय द शून्य प्लस लेबल। और ये कैसे निकाला जाएगा, इस फॉर्मूला से। इससे हम बिल्डिंग्स को इंकरेज किए जाएंगे टू मेक एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग एंड फर्दर, और किस तरह से आप इंप्रूवमेंट कर सकते हो टू मेक इट नेट जीरो एनर्जी बिल्डिंग्स। नेक्स्ट है 6th इंडिया वाटर इम्पैक्ट समिट। थीम जो इस समिट की थी वो था रिवर रिसोर्सेज एलोकेशन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट एट द रीजनल लेवल। मेजर आउटकम्स इसके लिए थे कि हमें एक रीजनल लेवल अप्रोच अडॉप्ट करनी है फॉर रिवर गंगा, और इसमें हम गंगा रिवर के बेसिन को कैटेगराइज करेंगे विद फोकस ऑन गंगा रिजर्वेशन। रिवर एटलस कौन कौन सी, उत्तराखंड रिवर एटलस, अलकनंदन भागीरथी रिवर बेसिन एटलस, यमुना रिवर बेसिन एटलस एंड समर्थ गंगा रिवर। लेदर ट्रेड इन्फॉर्मेशन पोर्टल होगा एक, जो कि एक सोल्यूशन ओरिएंटेड टूल है जो टैनरीज की हेल्प करेगा टू सेल्फ असेस देयर एनवायरमेंटल, मतलब आप खुद ही अपनी एनवायरमेंट परफॉर्मेंस को असेस कर सकते हो। कुछ न्यूज़ में प्लेसेस थे, साइबेरिया रिसेंटली के जो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने रशियन टाउन वर्क में 38 डिग्री सेल्सियस को सर्टिफाई किया है। ये कहाँ पे है, रशिया के, इट कॉन्स्टिट्यूट द वास्ट रीजन ऑफ रशिया एंड नॉर्दर्न कजाकिस्तान। ये उरल माउंटेन इन द वेस्ट है इसमें, और ईस्ट में पैसिफिक ओशन है, साउथ में आर्कटिक ओशन है, नॉर्थ सेंट्रल कजाकिस्तान है, ऑन द बॉर्डर्स ऑफ मंगोलिया एंड चाइना। ज्योग्राफिकल फीचर्स क्या हैं, मेजर फीचर्स हैं वेस्ट साइबेरियन प्लेट्यू एंड सेंट्रल साइबेरियन प्लेट्यू है। क्लाइमेट सब आर्कटिक है, ऑलरेडी बता जो कि माउंटेन उरल माउंटेन्स है, एटलाई और वर्कुलर रेंज है। हाईएस्ट पॉइंट आप देख सकते हो ये है इसका, लेक बाइकाल है जो कि वर्ल्ड का ओल्डेस्ट एंड डीपेस्ट लेक है, वेरी इंपॉर्टेंट। रिवर्स कौन से, रिवर ओब जो कि 7th लॉन्गेस्ट है वर्ल्ड में, इनसी ऑन द लीना रिवर। फाइन, लास्ट है चुमर एंड डेमचोक जो कि लद्दाख में। गवर्नमेंट ने भी क्या किया, टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड किया है 14,708 बॉर्डर विलेजेस में अंडर बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्लान। लोकेशन के साउथ ईस्टर्न लद्दाख में दोनों जीरो बॉर्डर विलेजेस हैं अलोंग इंडिया चाइना बॉर्डर, जहाँ पे अभी चाइना का एग्रेशन इंक्रीज देखने को मिले। फाइन, तो गाइज यहाँ पे हमारे 15 दिसंबर के डेली करंट अफेयर्स कंप्लीट होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करना, कोई डाउट हो कमेंट करना। तब तक ले बाय, टाटा।